बात है इंसाफ। इसके लिए मैं आपसे और आपका बेहद दिल की गहराइयों से शुक्रिया अदा करता हूँ। क्योंकि अगर हमारा दुश्मन जरूर आरएसएस है और इनका प्लानिंग 100 साल पहले से है, आप समझोगे तो जो 100 साल पहले इन्होंने प्लानिंग किया था उसको अभी वो पूरी तरह से 100% एग्जीक्यूट कर रहे हैं और उनको कामयाबी उसी के वजह से मिल रही है। वक्फ संशोधन बिल के खिलाफ लगातार मुस्लिम समुदाय देश भर में विरोध प्रदर्शन कर रहा है। वहीं मुंबई में 3 मई को मुंबई सेंट्रल में स्थित साहिल होटल में इंटरफेथ कंसल्टेटिव मीटिंग वक्फ अमेंडमेंट एक्ट के खिलाफ रखा गया, जिसमें मुस्लिम पर्सनल लॉ बोर्ड के जनरल सेक्रेटरी मौलाना फजलुर रहमान मुजद्दिदी, स्पोक पर्सन कासिम रसूल इलियास मौजूद रहे। साथ ही बायकुल्ला विधानसभा से शिवसेना यूबीटी के विधायक मनोज जमशुदकार व विभिन्न धर्म से जुड़े हुए लोग इस मौके पर मौजूद थे। आइए सुनते हैं लोगों ने क्या कुछ कहा। इसके लिए मैं आपसे और आपका बेहद दिल की गहराइयों से शुक्रिया अदा करता हूँ। क्योंकि वक्फ तरमीमी एक्ट 2025 जिसमें 40 से ज्यादा तरमीमात की 48 के करीब तरमीमात की गई हैं, ये पूरा का पूरा जुल्म और नाइंसाफी पर मबनी है। आपके सामने यहाँ बैठे मुझे इस बात का यकीन है कि इस मुल्क में इंसाफ अभी भी बाकी है। इंसाफ अगर बाकी न होता तो 232 वोट पार्लियामेंट के अंदर यूनाइटेड अपोजिशन के हमारे फेवर में न पड़ते। उसमें सिर्फ 24 वोट मुसलमानों के थे, बाकी तमाम आप ही लोगों के थे। इसने साबित किया है कि इस मुल्क में अभी इंसाफ जिंदा है, इस मुल्क में अकलियतों से मोहब्बत रखने वाले जिंदा है। आपने साबित कर दिया है, आप सब लोगों ने इस बात को। शरीयत पसंदी और वोट की खातिर हुकूमतें भी मुसलमानों के खिलाफ जुल्म और नाइंसाफी को अपनी कामयाबी बताने लगी है। वक्फ एक्ट 2025 जैसे काले और जालिमाना कानून के जरिए मुसलमानों से उनकी मजहबी जायदाद हड़पने को कानूनी जवाब फराहम कर दिया गया है। ऐसे वक्त में वक्फ तरमीमी एक्ट 2025 और मुसलमानों से नफरत और जुल्म और तफरीक के खिलाफ यहाँ से बुलंद होने वाली आवाज इंशाअल्लाह दुनिया के हर कोने में सुनी जाएगी, हम उम्मीद करते हैं इंशाअल्लाह। आज हिंदुस्तानी मुसलमान इस मुल्क में आजादी के बाद तारीख के सबसे संगीन दौर से गुजर रहा है। हमारी जान, हमारी माँ, हमारा माल, हमारी इज्जत, हमारी आबरू के साथ में हमारे दीन को भी और ईमान को भी निशाना बनाया जा रहा है, हमारे मजहब को भी निशाना बनाया जा रहा है। आज हिंदुस्तानी मुसलमान के सामने अपने सर्वाइवल, अपनी बका और अपने वजूद का मसला सबसे बड़ा चैलेंज बन गया है। मुल्क के किसी कोने में कोई मुजरिमाना वाकया पेश आता है, किसी ने कोई जुर्म कर लिया, उसका इल्जाम तमाम के तमाम मुसलमानों पर लगाकर पूरी कौम को निशाना बनाया जाने लगता है। पहलगाम में जो दहशत गर्दाना और बुज़दिलाना वाकया पेश आया, उसकी मजम्मत कश्मीर से लेकर कन्याकुमारी तक तमाम मुसलमानों ने की, कश्मीर के मुसलमानों ने की। कश्मीर की मस्जिदों से उसके खिलाफ आवाज बुलंद हुई। ठीक है, दहशत गर्दाना हरकत के मुजरिमीन और साजिश करने वालों को सबक सिखाना जरूरी है। कश्मीर की मस्जिदों से लेकर सड़कों और वहां की असेंबली में तक में इस वाकये की न सिर्फ ये की मजम्मत की गई, बल्कि उन दहशत गर्दों के आका पाकिस्तान पर सख्त सख्त कार्रवाई का मुतालबा भी हमारी तरफ से किया गया। इस मुल्क के सेकुलरिज्म, इस मुल्क की जमहूरियत को बचाने की जिम्मेदारी हम सब हिंदुस्तानियों की है। इस सरकार ने सबसे पहला काम ये किया कि जो 2013 के अमेंडमेंट थे उस सबको खत्म कर दिया और वक्फ डेवलपमेंट कॉर्पोरेशन मटेरियलाइज ही नहीं। तो ये जो दावा हम ये सरकार कर रही थी कि हमने गरीबों के फायदे के लिए ये अमेंडमेंट लाए हैं, आप पूरे 48 अमेंडमेंट्स से गुजर जाइए, यू विल नॉट फाइंड ए सिंगल अमेंडमेंट व्हिच सपोर्ट्स द डाउन मुस्लिम कम्युनिटी।
तो ये जो सरकार है, ये जुमलों की सरकार है। जुमला उछाल दीजिए, बाद में उसके बारे में कोई तफसील नहीं। तो मैं ये चाहता हूं कि चूंकि ये जो कानून आया, तो हमारा गोदी मीडिया वेरी वेरी अनफॉर्चुनेटली दैट वी आर लूजिंग द पिलर्स ऑफ डेमोक्रेसी वन बाय वन। हमारा जो गोदी मीडिया है वो गवर्नमेंट के साथ खड़ा हुआ है। पिछले 50 साल हम देख रहे हैं कि हालांकि मीडिया को पब्लिक का आवाज होना चाहिए, लेकिन पब्लिक की आवाज के बजाय वो गवर्नमेंट की आवाज बनकर हमको गवर्नमेंट की पॉलिसी से कन्विंस करने की कोशिश करता है। तो गोदी मीडिया ने बड़ा उसके लिए तुमार बचाया पूरे देश के अंदर कि बहुत फायदे का चीज है। लेकिन उससे पहले ये कुछ ऐसे कंफ्यूजन पैदा किए जाए जिसका निकलना बहुत जरूरी है। पहली बात ये कही गई कि वक्फ बोर्ड जिस प्रॉपर्टी पे हाथ रख देता है वो वक्फ की प्रॉपर्टी है। क्या हमारे देश में कोई कानून नहीं है क्या? ये बात किसी की समझ में आएगी कि वक्फ बोर्ड किसी प्रॉपर्टी पे हाथ रख दे वो वक्फ बोर्ड वक्फ की हो जाएगी? दूसरी बात ये कही गई है कि वक्फ के पास मिलिट्री और रेलवे से ज्यादा संपत्ति है। ये भी गलत बात है। आप देखिए कि हिंदू इंडोमेंट में 4 स्टेट्स, सिर्फ तमिलनाडु, आंध्र प्रदेश, तेलंगाना और कर्नाटक, ये 4 स्टेट के पास जितनी संपत्ति है वो वक्फ से ज्यादा है। मुझे उस पर कोई इतराज नहीं है, लेकिन मैं ये बताना चाहता हूं, ये जो भ्रम पैदा किया गया कि वक्फ बोर्ड के पास कितनी संपत्ति है वगैरह, तो ये दूसरी बात पैदा की। तीसरी बात ये पैदा की गई कि वक्फ बोर्ड में बहुत करप्शन है और वक्फ बोर्ड में वो गरीबों को फायदा नहीं पहुंचा रहा है। तो ये भी मैं चाहता हूं कि आप ये समझ लें कि वक्फ क्या चीज होती है। इसलिए कि जब तक ये बात समझ नहीं आती वक्फ क्या चीज होती है, और गोया ये बात लोगों के ध्यान में बैठाई गई कि वक्फ की संपत्ति वक्फ की नहीं है, पब्लिक की संपत्ति है या गवर्नमेंट की संपत्ति है जिसका कब्जा किया गया। देखिए, इस्लाम का एक कंसेप्ट है। इस्लाम ये कहता है कि इंसान मर जाता है और उसका जो यानी पुण्य कमाने का रास्ता है वो बंद हो जाता है। लेकिन 3 चीजें ऐसी है जो उसके मरने के बाद भी उसको फायदा पहुंचाती है। उसमें से एक चीज सदका जारिया है, यानी कोई ऐसा काम पुण्य का उसने किया हो जिसका फायदा लोगों को पहुंच रहा है। जब तक वो फायदा पहुंचता रहेगा उस वक्त तक उसको पुण्य मिलता रहेगा। हमने सभी जाति धर्म के लोगों ने मुझे मैकल्ला में आमदार बना के एक बार मौका दिया लोगों की खिदमत करने के लिए। पिछले 10 साल से, पहले 5 साल मैं कॉर्पोरेटर रहा नागपुरा मजगांव इलाके का, फिर 5 साल मेरी वाइफ अभी कॉर्पोरेटर है, और अभी आप सभी लोगों के माध्यम से एज MLA करके मैं यहाँ पे काम कर रहा हूँ। और ये मुझे सब हजरत की बातें सुनने के बाद उनके 100% उनकी बातों से मैं सहमत हूँ। जिस तरीके से पार्लियामेंट हाउस के अंदर भी वक्फ बिल के बारे में उसका विरोध करने के लिए 239 हमारे MP ने ये सब बातें सुनने के बाद इस बोर्ड के खिलाफ जो बिल लाया गया उसके ऊपर उन्होंने विरोध दर्शाया। और आपने को ने देखा कि सभी जाति धर्म के लोगों के MP ने इसमें सहयोग किया कि जो सत्ताधारी पार्टी का जो सोच है वो किस तरीके से जा रहा है, और न केवल कि हजरत मुस्लिम भाइयों के बारे में ये सब हो रहा है, हिंदुओं के बारे में भी हो रहा है। अब हिंदुओं को भी देखोगे तो किसी को मराठा के अंदर बांटा गया, किसी को OBC के अंदर बांटा गया, किसी को धनगर समाज के अंदर। इनका ये काम करने का तरीका है कि उनकी जो इरादे वो सही तरह मायने में चलने के लिए वो हम लोगों को जाति के झगड़े में उलझा के रखते हैं, और उनका जो असली मकसद है वो पूरा करने का पूरा काम करते हैं। लेकिन जिस तरीके से हम हमेशा पिछले फंक्शन में भी कहा था कि हम लोगों को आवाम चुन के देती है, किसी को MP करके देती है, किसी को MLA करके या किसी को कॉर्पोरेटर करके। तो उनका एक मकसद होता है कि हमारे जो मूलभूत सुविधा है उसमें अच्छे से सुधार लाना चाहिए हमारे आवाम के लिए, फिर वो चाहे किसी भी धर्म का हो, उसके लिए कानून, उसको एक न्याय देने के लिए, न्याय व्यवस्था बनाने के लिए, कानून बनाने के लिए हम जैसे MLA को असेंबली में वहां पे भेजा जाता है। लेकिन कभी कभी असेंबली के अंदर भी, विधानसभा के अंदर भी कुछ लोग जिनका मकसद अलग होता है, वो आवाम को राहत देने का जो है चीजें या जो कानून बनाना चाहिए उसके ऊपर बातें न करते हुए वो लोग
जाति धर्म के ऊपर बात करते हैं, और फिर हमें लगता है कि अवाम इनको चुन के जो भेजती है विधानसभा के अंदर या विधान परिषद के अंदर, वो सचमुच लोगों को तकलीफ देने के लिए भेजती है कि लोगों को राहत देने के लिए भेजती है। तो ऐसे लोगों को हम जैसे लोगों ने, सभी लोगों ने इकट्ठा आके इसका विरोध करना चाहिए, और एक विरोध तब तक जारी रहना चाहिए तब तक हर जाति समाज के लोगों को इंसाफ नहीं मिले, न्याय नहीं मिले। और हम चाहते हैं कि इसके अंदर भी जब आप लोगों ने देखा तो पार्लियामेंट्री के अंदर भी जब वक्फ बिल के बारे में जब ये बिल पास होने के लिए आया, तभी शिवसेना उद्धव बाला साहब ठाकरे पार्टी के सभी एमपीओ ने इसका कड़ा विरोध किया। फिर अरविंद सावंत हो गए, हमारे साउथ बॉम्बे के एमपी, फिर अनिल देसाई जी हो गए, संजय राउत जी हो गए, इन्होंने सभी लोग शिवसेना के जितने पार्लियामेंट्री जो मेंबर्स थे उन्होंने इसका कड़ा विरोध किया। और एक किस्म का ये जुल्म है, यानी ब्रिटिश के जमाने में हम सुनते थे कि जुल्म होता है, चल रहा था, लेकिन ये जो है जुल्म उससे भी खतरनाक हम लोगों को दिखता है, क्योंकि हमको भाइयों को एक दूसरे को लड़ाने का काम करे। जिस तरीके से सुप्रीम कोर्ट के अंदर भी हम लोगों ने देखा कि कई मुद्दों पर सुप्रीम कोर्ट ने सवाल उठाया है कि क्या आप लोग हिंदुओं के भी ऐसे कुछ बिलों के ऊपर मुस्लिम भाइयों को मेंबर्स बनाने वाले हैं, या कुछ मुद्दे सुप्रीम कोर्ट ने उसके ऊपर स्टे देके रखा है, ताकि सुप्रीम कोर्ट को भी लगता है कि इसमें बहुत गहरी चाल सत्ताधारी पार्टी की हो सकती है। मैं सभी लोगों का तहे दिल से शुक्रिया अदा करता हूँ, और मैं माफी चाहता हूँ कि आपके सभी लोगों की राय लेके, परमिशन लेके मैं आगे के प्रोग्राम के लिए निकलता हूँ। शुक्रिया, जय महाराष्ट्र, खुदा हाफिज। बहुत शुक्रिया सर, बहुत उसको एक साथ लड़ना है, क्योंकि हमारा प्रॉब्लम एक ही है और उसका इलाज भी एक ही है। लेकिन हमको अगर समान कीमत प्रोग्राम बना के अगर हम लड़े तो मुझे लगता है कि हमको कामयाबी मिलेगी। क्योंकि अभी जैसे यहाँ पर एक विशिष्ट धर्म के लोग हैं और हम लोग चाहते हैं कि हम इस लड़ाई में आपके साथ लड़े, और आप आह्वान करो कि आप आओ, तो यहाँ पे आने जाने का मुझे लगता नहीं होना चाहिए। हमको आपस में एक समान कीमत प्रोग्राम बना के परफेक्टली लड़ना पड़ेगा। क्योंकि अगर हमारा दुश्मन जरूर आरएसएस है और इनका प्लानिंग 100 साल पहले से है, आप समझोगे तो जो 100 साल पहले इन्होंने प्लानिंग किया था उसको अभी हाँ वो पूरी तरह से 100% एग्जीक्यूट कर रहे हैं, और उनको कामयाबी उसी के वजह से मिल रही है। हम सिर्फ मीटिंग्स लेंगे, मीटिंग्स में चर्चा करेंगे, घर पे जाएंगे, और जो मीटिंग्स का मायने चर्चा अगर हम हमारे घर वालों के साथ भी डिस्कस नहीं करेंगे यहाँ पे क्या हुआ है, तो मुझे नहीं लगता कि हमको कामयाबी मिलेगी। तो अगर कामयाबी को हासिल करना है तो हमको एक साथ मिलकर लड़ना पड़ेगा। और एक सिर्फ इस मीटिंग में एक शब्द जो मुझे पता नहीं किसने बोला है, लेकिन वो शब्द के ऊपर मेरा ऑब्जेक्शन है। वो शब्द ऐसा था, हिंदुस्तान का कानून। तो मेरे ख्याल से ये हिंदुस्तान का नहीं, ये भारत का कानून है। हमको वो शब्द को अपने मुंह से, दिमाग से निकालना पड़ेगा। अगर इनका प्लानिंग ही हिंदू राष्ट्र है और हम लोग ये मीटिंग में अगर ये बात बोलते हिंदुस्तान का संविधान नहीं, ये भारत का संविधान है। मैं प्रथमतः भारतीय हूँ, अंतिम ही भारतीय हूँ। मेरी लड़ाई मैंने अकेले शुरू की है। आपका साथ हो अच्छी बात है, नहीं हो फिर भी अच्छी बात है। थैंक यू वेरी मच। ये बात कोई छोटी मोटी बात नहीं है, बात खाली वक्फ अमेंडमेंट बिल की बात नहीं है। अभी हमारे बीच में वो बोध गया टेम्पल की बात हुई और भारती जी ने अपना बताया, और हमारे पीछे बोलने वालों के पास भी और बहुत सारे मुद्दे हैं। तो सबसे पहले तो एक मैं बात कहना चाहूंगा, लोहे को लोहा काटता है, ये बात हमारे ऊपर यूज की गई है। अमेंडमेंट के लिए संविधान में एक छोटी सी धारा दी गई थी। वो किस लिए थी कि कोई अगर खामी हो कानून में, संविधान में कोई कमी है तो उसको अमेंडमेंट करके दूर किया जा सके, और पब्लिक के जो फंडामेंटल राइट्स है, पब्लिक के जो आम हालात है, जो मूलभूत जरूरत की चीजें हैं, शिक्षा, स्वास्थ्य, रोजगार और जो भी तरक्की है इंसान ने अभी तक की, उसके साथ में जो हम लोगों को सुख सहूलियत मिलनी चाहिए थी, उसके बारे में कोई अमेंडमेंट्स होती तो। लेकिन यहाँ पर जो अमेंडमेंट्स हो रही हैं वो हमारे जो मूलभूत हक अधिकार है, मूलभूत अधिकारों की बात की है, मूलभूत अधिकार जो हमारे हक हकूक जो हमारे दिए गए हैं, अमेंडमेंट्स के द्वारा हमारे मूलभूत हकों को छीना जा रहा है।
हमारे मूलभूत ढांचे पे। तो जिस संविधान को हम धर्म की तरह मानते थे और उसकी हमको रक्षा पहले से करनी चाहिए थी, हम कहीं ना कहीं उसके चीथड़े उड़ते हुए देखकर हम चुप हैं।